और वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन बहुमत से दूर है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी के सामने अब यह चुनौती है कि सहयोगी दलों को कैसे साथ रखा जाए और एक सशक्त सरकार कैसे बनाई जाए। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब तैयारी जारी है कि कैसे बनाई जाए नई सरकार, कैसे गठबंधन को साथ लेकर चला जाए और कैसे इसे मजबूत किया जाए। नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पार्टियां और नेता एक्शन में आ चुके हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत कई और बड़े नेता शामिल हैं। इस बार चुनावों से पहले बीजेपी ने तमाम कोशिश कर नीतीश के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को एनडीए में शामिल करवा लिया। जेडीयू को 12 तो टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं और एनडीए में बीजेपी के बाद ये दोनों सबसे बड़े घटक दल हैं। माना ये जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अपने लिए कुछ बड़ी मांग रख सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी कुछ बड़ी मांग रख सकती है। खबरों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष और 3 सांसदों पर एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। टीडीपी के 16 सांसद हैं, तो कम से कम 5 मंत्री पद। शिवसेना शिंदे गुट 2 मंत्री पद की मांग कर सकता है, जिसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद हो सकता है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे आगे होती है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी दलों को भी देखना होता है। ये भी देखना होगा कि बीजेपी अपने घटक दलों के आगे कितना झुकती है और कितनी उनकी मांगें मान लेती है। साथ ही साथ बीजेपी को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आगे जाकर कहीं उसके घटक दल किसी बात से नाराज ना हो जाएं। जेडीयू पहले भी एनडीए का हिस्सा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमेशा से रही है। नीतीश ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए के ही साथ है। जेडीयू नई सरकार में शामिल होगी। जेडीयू जन्म काल से ही एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल रही है। महत्वपूर्ण पद हम लोगों ने संभाले हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। कोई निमंत्रण मिलेगा, हम मंत्री परिषद में शामिल होंगे। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। हारे हुए नेताओं में स्मृति ईरानी को भी फिर से पद दिया जा सकता है। हालांकि कुछ पूर्व मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। एनडीए के पास बहुमत है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले 7 जून को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके साथ ही सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली। तो वहीं बीजेपी और एनडीए के पास एक और बड़ी चुनौती रहेगी, जो मौजूदा सदस्य हैं उन्हें बनाए रखने की। बहुत बड़ी बात है ये। साथ ही आने वाले दिनों में इसे और मजबूत करने की भी जिम्मेदारी रहेगी उन पर। इसके लिए बीजेपी का आगे क्या प्लान होगा, ये समझने की आइए कोशिश करते हैं। बीजेपी और एनडीए ने हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन 2014 और 2019 से इस बार हालात बीजेपी के लिए थोड़े अलग हैं। पिछली दोनों बार बीजेपी को ही प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इस बार वो बहुमत के आंकड़े से पीछे है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है। इन हालात को देखते हुए कुछ चुनौतियां जरूर सामने हैं और ये चुनौतियां हैं
घटक दलों को कैसे संभालेगी बीजेपी? नए मंत्रिमंडल में किसको कितनी जगह मिलेगी? नीतीश की जेडीयू से कितने मंत्री होंगे? चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से कितने मंत्री होंगे? गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगे क्या प्लान होगा? इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से एनडीए को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नजर अगले 5 साल पर है। पूरे 5 साल सरकार चलानी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वक्त के साथ हालात बदलते हैं। किसी का साथ छूटता है तो कोई नया साथी बनता है। बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, इसके उलट कोशिश होगी अपना कुनबा बढ़ाने की। अब सवाल ये कि बीजेपी क्या कर सकती है? जानकारों के मुताबिक 7 निर्दलीय सांसदों का समर्थन सरकार को मिल सकता है। इसके अलावा एनडीए के पुराने सदस्य आगे चलकर साथ आ सकते हैं। टीएमसी, डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। देखिए, 18 अन्य दल और इंडिपेंडेंट्स जीत करके आए हैं। उसमें से 7 इंडिपेंडेंट्स हैं। इन लोगों की डिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के लिए, फंड्स के लिए। 10 लोगों ने ऑलरेडी एनडीए को समर्थन दे दिया है। पहले की घटक दल जैसे कि बीजेडी, टीएमसी भी एक समय पर हुआ करती थी, डीएमके, हालांकि टीएमसी डीएमके का संबंध अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फ्लोर कोऑर्डिनेशन और कुछ बिल्स के लिए जरूर इनसे बातचीत की जा सकती है। एक समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए का हिस्सा हुआ करता था। ये सारे स्टेप्स लेकर के एनडीए जो है इस बार अपना जो पोजीशन है वो और मजबूत कर सकती है। देश में इस वक्त राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। महाराष्ट्र पर नजर है, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इंडिया गठबंधन से कोई साथ छोड़ देगा या एनडीए में किसी फूट की संभावना है, लेकिन राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश का जनादेश आ चुका है, एनडीए को बहुमत मिल गई है। गठबंधन ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता भी चुन लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने जा रही है और अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मोदी की नई टीम कैसी होगी, कौन लोग होंगे उसमें। इस जानकारी के लिए आपको ये रिपोर्ट्स दिखवाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 8 जून की तारीख आजाद भारत के इतिहास में बहुत खास होने वाली है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। जाहिर है अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम कैसी होगी, इसमें किन पुराने मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। आप ये भी जानना चाहेंगे कि नई कैबिनेट में नए चेहरे होंगे या फिर नहीं। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री आवास पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम के साथ चुनाव परिणामों और सरकार के कार्यकाल को लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री ने अपनी टीम से कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हार और जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। आप सभी ने अच्छी तरह से काम किया है, बहुत मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए सभी मंत्रियों का हौसला बढ़ाया और सबको धन्यवाद दिया। कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन चले गए। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति को अपना और अपनी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली व्यवस्था होने तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए और कामकाज करने के लिए कहा। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी की नई टीम का चेहरा कैसा होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत,
भूपेंद्र यादव जैसे चेहरे आपको फिर से टीम मोदी में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ से पहले ही सरकार के कामकाज का रोड मैप बना लिया है। नतीजों के बाद उन्होंने अपने भाषण में भी इस ओर इशारा किया। 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था, ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। नतीजों से ठीक पहले भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक बैठकें की थी, जिसमें नई सरकार के एजेंडे पर मंथन हुआ था। ध्यान रहे कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री पहले से ही संसद में हैं। मिसाल के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा के सदस्य हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी के लिए बन रही टीम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव टीम मोदी में शामिल किए जा सकते हैं। वैसे चुनाव जीतकर आने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में बीजेपी के सहयोगी दल हम के नेता जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। जाहिर है वो भी अपनी दावेदारी रखेंगे। खबर ये भी है कि कुछ मंत्रियों को नई सरकार में मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ हारे हुए नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अमेठी से हारने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दोबारा मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नियम के मुताबिक सरकार के मंत्री परिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक मंत्री हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के अलावा उनकी टीम में 78 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया है। तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। केरल में तो पहली बार बीजेपी का परचम लहराया है, लेकिन इसके बावजूद 2019 की बात करें तो 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी को दक्षिण भारत में 29 सीटें ही मिली हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी का प्रदर्शन बेहतर बनाने की तमाम कोशिशें की थी। फिल्म कलाकार सुरेश गोपी ने इस बार जो किया है, इसकी उम्मीद बीजेपी न जाने कब से सजाए बैठी थी। त्रिशूर लोकसभा सीट से एलडीएफ के ताकतवर नेता सुनील कुमार को हराकर सुरेश गोपी ने केरल में बीजेपी का परचम लहरा दिया। ऐसे मौके पर मिठाई कैसे न बढ़ती। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में बीजेपी के विरोधी खेमे में भी मिठाइयां बटी। मिठाई ही नहीं, बिरयानी भी बांटी गई। स्टालिन की पार्टी डीएमके, उसकी सहयोगी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्हें लगा कि कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, यही धारणा बनाई गई। अब उन्हें इस हद तक नीचे गिरा दिया गया है कि वह सरकार बनाने के लिए भी पर्याप्त संख्या नहीं जुटा पा रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की 4 सीटें बढ़ी, आंध्र प्रदेश में 3 और केरल में 1 सीट,
यानी 8 सीटों की बढ़त, जिससे पिछले चुनावों के मुकाबले कर्नाटका में 8 सीटों की कमी की भरपाई हो गई। आंध्र प्रदेश में न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में वापस आई, बल्कि लोकसभा की 25 में से 16 सीटें जीतकर वो किंग मेकर की भूमिका में आ गई। कर्नाटका की 28 में से बीजेपी ने 17 सीटें जीती, 2019 में 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना की 16 में से 8 सीटें बीजेपी की झोली में गई, 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। आंध्र प्रदेश की 25 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती, 2019 में एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। तमिलनाडु की सभी 39 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, 2019 में भी बीजेपी का खाता यहां नहीं खुला था। केरल की 20 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिली। पुडुचेरी की इकलौती सीट एक बार फिर कांग्रेस की झोली में आई। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को भले दक्षिण में उतनी सीटें नहीं मिली हो, लेकिन सभी राज्यों में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा। केरल में 16.68% वोट, तमिलनाडु में 11.12%, कर्नाटका में 46.08% वोट, तेलंगाना में 35.08%, पुडुचेरी में 35.81% और आंध्र प्रदेश में 11.33% वोट। दक्षिण में बीजेपी की पकड़ भले ही मजबूत हुई हो, लेकिन इस पकड़ को वोट में बदलने के लिए अभी बीजेपी को एक लंबा सफर तय करना है, इस सोच के साथ कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा और सोच की एक गहरी खाई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।